पूरे सऊदी अरेबिया के साथ साथ मक्का मुकर्रमा और मदीना तुन नबवी दोनों पाकिस्तानी फ़ौज के पास आ गए हैं। अब इनकी हिफाजत पाकिस्तान की जिम्मेदारी होगी और साथ साथ सऊदी अरेबिया की भी। बहुत बड़ा मुआहदा सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान हुआ है और इस मुआहदे में से सिर्फ दो चीज़ें आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ेगा, और अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला होता है तो पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करेगा। ये सपोर्ट जो है आने वाले दिनों में किस नौयत की होगी, क्या पाकिस्तानी फौज सऊदी अरेबिया जाएगी और क्या सऊदी अरेबिया का जो इक्विपमेंट है, वार इक्विपमेंट है, क्या उसे पाकिस्तानी फौज इस्तेमाल करेगी, पूरी डिटेल आपको आज के व्लॉग में देंगे। और क्या इसके ऊपर अमेरिका का रद्द अमल शदीद होगा, क्या वो पाकिस्तान के साथ नाराज़ हो जाएगा, सऊदी अरेबिया के साथ नाराज़ हो जाएगा, या फिर अमेरिकन इसे चुप करके पी जाएंगे और वो समझेंगे कि इसके अलावा अब ऑप्शन कोई नहीं था। इसके ऊपर भी आज के व्लॉग में बात होगी। और क्या सऊदी अरेबिया अब चाइना की तरफ टिल्ट कर रहा है, और अगर ये चाइना की तरफ टिल्ट कर रहा है तो पाकिस्तान का किरदार इसके अंदर क्या होगा, और इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया के साथ जो पाकिस्तान का मुआहदा हुआ है इसका इंडिया के अंदर क्या रिएक्शन हो रहा है, पूरी डिटेल आपको आज के व्लॉग में बताई जाएगी। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारी होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है, आप लिंक पे क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाजरीन आज एक ही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम, और वो है पाकिस्तान का और सऊदीया का टॉपिक। पाकिस्तान के वजीर आजम को जो प्रोटोकॉल मिला उसकी मिसाल पहले नहीं मिलती। जैसे ही वो सऊदी हदूद में दाखिल हुए तो F-15 जहाज़ों ने उन्हें स्कॉट किया, और जब वो वहां पे उतरे तो वहां जो प्रोटोकॉल था वो एक, मैं ये कह सकता हूं कि पाकिस्तानी बहुत कम वजीर आजम है जिन्हें इतनी ज्यादा इज्जत मिली होगी। ये तो डिटेल से आपको बताएंगे कि वो कौन सी खास चीजें थी जो पहले नहीं हुई लेकिन अभी नजर आई हमें अपने वजीर आजम के लिए। फील्ड मार्शल भी उनके साथ हैं, और फील्ड मार्शल का उनके साथ जाना कितना सिग्निफिकेंट है। बहुत बड़ा मुआहदा तय हो चुका है, यकीन माने तारीख बदल गई है। हमें मालूम तो था कि इजराइल जो है वो अमेरिका को ले डूबेगा, लेकिन इतनी बुरी तरह से ले डूबेगा ये हमें अंदाजा नहीं था। ये बहुत ही डिटेल स्टोरी है, जानिएगा आज के व्लॉग। अब इंडिया के को साथ फिर एक साइड पर रखें क्योंकि ज़ाहिर है इंडिया हमारा मेन कंसर्न है और पाकिस्तान का मामला जो है ना सिर्फ इंडिया के साथ ही उलझता है। और हम जब भी किसी के साथ मुआहदा करते हैं तो इंडिया को सामने रख के करते हैं। अब इस तरफ मैं आऊँगा क्योंकि इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर बड़ा खौफनाक होगा आने वाले दिनों में कि एक ऐसा मुआहदा है जिसने इंडिया को मुकम्मल तौर पर दीवार के साथ लगा दिया है। और कोई अगर ख्वाहिशें थी भी नरेंद्र मोदी के दिल में तो आज के बाद वो ख़त्म हो गई हैं, उनका इंतकाल हो चुका है। लेकिन इस तरफ आने से पहले मैं सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का बैकग्राउंड आपको बताता जाता हूँ। ज़ाहिर है सऊदी अरेबिया पाकिस्तानियों के लिए बल्कि तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन सरज़मीन है। और कोई भी मुसलमान है तो वो ज़ाहिर है मदीना मुनव्वरा और खाना काबा उसके दिल में बसता है, उसको वहाँ से निकाला नहीं जा सकता। तो सबकी अकीदत का एक मरकज़ है जिसके साथ ज़ाहिर है हमारा ईमान भी वाबस्ता है और हमारा दीन भी वाबस्ता है, हमारी सांसें भी वाबस्ता है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के साथ कुछ और नौयत के ताल्लुकात भी हैं। वो नौयत ये है कि अजीब सी बात आपको लगेगी कि जब पाकिस्तान शुरू में बना था और उससे भी पहले जो नवाब ऑफ बावलपुर हैं इनकी ज़कात जाती थी सऊदी अरेबिया में, क्योंकि उस वक्त तक तेल नहीं निकला था। अच्छा। और वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा अमारत नहीं थी, गुर्बत थी। और शायद आपको यकीनन ये भी मालूम होगा कि 1919 से पहले जंग अजीम अव्वल जो थी जिसमें ऑटोमन अम्पायर ख़त्म हुई थी, उससे पहले सऊदी अरेबिया ये खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा होता था, उनका एक सूबा था। ठीक है। और इनका गवर्नर जिसको पाशा कहा जाता है वो सऊदी अरेबिया को चलाता था। ओके। तो बहरहाल उसके बाद फिर ज़ाहिर है सऊदी अरेबिया इंडिपेंडेंट हो गया और पहली जंग अजीम के बाद तो, लेकिन वहाँ पे क्योंकि अभी तेल नहीं निकला था, सिर्फ सहरा था और उनकी जो कमाई थी उसके सिर्फ दो मरकज़ होते थे, दो ही उनके ज़राए थे, एक हज था और उम्रा था। और वो भी उस ज़माने में कोई बड़ा लेविश नहीं होता था क्योंकि लोग बहरी जहाज़ों से जाते थे, पैदल काफ़िलों की शक्ल में वहाँ पे जाते थे। और वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा होटलिंग की इंडस्ट्री ने भी डेवलप नहीं किया था अपने आप को, ठीक है। और ना ही वहाँ पे कोई बड़े बड़े बाजार बने हुए थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे पहुँचते थे और जो पहुँचते थे वो भी कोई मालो सबाब लेके जाते थे और सऊदीज़ को बेचते थे वहाँ पे। तो कोई मालो दौलत नहीं था। तो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो बड़े राजवाड़े थे, मुसलमान जो नवाब थे, वो अपनी ज़कात और अपने सदक़ात और ख़ैरात जो थे वो सऊदी अरेबिया भिजवाते थे और वहाँ पे जो मसाकीन थे उनके काम आते थे। ठीक है।
बल्कि नवाबाग बहावलपुर का आज भी वहाँ पे एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे वो हाजियों को ठहराया करते थे और उम्रे के लिए जो लोग जाते थे, सब नवाब कॉन्टिनेंट सादिक थे, जी। नवाब सादिक साहब का, वो वहाँ पे ये एक सूरत हाल थी। लेकिन उसके बाद फिर इस तरह हुआ कि सऊदी अरेबिया में तेल निकला। तेल वैसे पहले से था लेकिन वो मार्केट हो गया। ठीक है। जब वो मार्केट हुआ तो उसके बाद सऊदी अरब के अंदर दौलत आनी शुरू हो गई और उस दौलत के दरमियान भी पाकिस्तान का हमेशा उनके साथ बड़ा अच्छा रिलेशन रहा है। और उस रिलेशन की वजह यह है कि पाकिस्तान को वो सऊदीस बहुत पसंद करते हैं। वो समझते हैं कि कलमे के नाम पे बना हुआ मुल्क है और इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। इसीलिए जब सऊदी अरब के अंदर डेवलपमेंट हुई तो पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा गए। बांग्लादेशी भी उस वक्त ज़ाहिर है मशरक़ी पाकिस्तान इसका हिस्सा था, तो मशरक़ी पाकिस्तान के लोग वहाँ पे गए। वो सर्विसेज जो सेक्टर था उसके अंदर बंगालियों ने बहुत काम किया और जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन थी वहाँ पे पाकिस्तान का मजदूर, पाकिस्तान का मिस्त्री बहुत ज़्यादा वहाँ पे गए और इस वक्त भी 25 लाख के करीब पाकिस्तानी वहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो सऊदी अरब की जो ग्रोथ है, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अंदर पाकिस्तानियों का बड़ा हाथ है। तो पाकिस्तानियों को बहुत पसंद किया जाता था, एक वक्त था। बल्कि पाकिस्तानी एक कनेक्टिविटी थे यूरोप के साथ सऊदी अरब की, क्योंकि पीआईए जब स्टार्ट हुई तो सऊदीज़ को लेके वो यूरोप भी जाती थी, सऊदीज़ को लेके चाइना भी जाती थी, सऊदीज़ को लेके वो जापान भी जाती थी। तो वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी जो थी वो भी पाकिस्तान के ज़रिए हुई थी। और एक वक्त था कि सऊदी से मैक्सिमम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जो फौज के अंदर काम करने वाले लोग हैं उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में होती थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता दौलत उनकी बढ़ती चली गई। फिर उनकी जो आले सऊद है उसकी थर्ड और फोर्थ जनरेशन आ गई और इनका वेस्ट के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक पैदा हो गया। फिर ये यूनिवर्सिटियों में पढ़ना शुरू हो गए यूरोप वगैरह में। और इस दौरान पाकिस्तान के अंदर जो इकनॉमिक गिरावट आई, जो माशी तौर पे हम कमज़ोर होना शुरू हुए, पाकिस्तान के अंदर को मसाइल भी बढ़ते चले गए। फिर ऐसी गवर्नमेंट्स भी आ गई जिन्होंने सऊदीज़ के ख़िलाफ़ इक़दामात भी किए, सऊदीज़ के ख़िलाफ़ गुफ्तगू भी करनी शुरू कर दी। पीटीआई। तो इस टाइप के नहीं, उससे पहले की बात। तो इस टाइप के जब बहुत ज़्यादा वाक़यात हुए तो उसके बाद फिर सऊदीज़ पाकिस्तान से ज़रा हटना शुरू हो गए, क्योंकि एक तो वेस्ट उनके लिए खुल गया था और वहाँ पे उनके ज़्यादा मामलात सेटल हो गए थे। दूसरा, सऊदीज़ की जो इन्वेस्टमेंट थी वो सारी की सारी यूरोप के अंदर थी, अमेरिका के अंदर थी और फिर स्विस बैंक्स के अंदर थी। तो जब उनके पास पूरी दुनिया खुली हो तो फिर पाकिस्तान ज़ाहिर है मैटर नहीं करता। तो 70s की दहाई के बाद, 80s की दहाई के बाद आहिस्ता-आहिस्ता पाकिस्तान उनकी लिस्ट से निकलता चला गया। ठीक है। फिर एक अहम किरदार अफ़गान वार के दरमियान भी हुआ। उस वक्त ज़ाहिर सऊदीज़ इस्तेमाल हुए। हुआ ये था कि जो जनरल ज़िया-उल हक साहब थे, ये जंग जनरल ज़िया-उल हक साहब ने शुरू की थी। उस वक्त अमेरिकन्स इन्वॉल्व नहीं हुए थे। अमेरिकन्स का ख़्याल ये था कि हमें रशिया के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अच्छा। तो वो ये समझते थे ठीक है अफ़गानों का मसला है, अफ़गान लड़ें और रशिया लड़े, हमें इस जो फड्डा है उसमें पड़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर जनरल ज़िया-उल हक साहब ने बाकायदा स्टार्ट कर दी वार और स्टार्ट भी करके उन्होंने उसी तरह मुकाबला किया रशिया का जिस तरह हमने इंडिया का मुकाबला किया। तो फ़ौरन फिर अमेरिकन्स को महसूस हुआ कि ये वाकई बड़े जानदार लोग हैं, इन्होंने नत्थ डाल के रख दी है रशिया को, तो हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। तो उस वक्त उन्होंने सऊदीज़ को फिर इस्तेमाल किया अमेरिकन्स ने। तो ठीक है। सऊदीज़ जो थे वो मेन एलिमेंट थे और ज़्यादा पाकिस्तान को जो इमदाद मिलती थी सऊदी अरेबिया के ज़रिए मिलती थी और सऊदीज़ जो थे उस वक्त उन्होंने अपने लोग भी भेजे, जिसमें ये उसामा बिन लादेन टाइप लोग बहुत ज़्यादा, डॉक्टर ज़वाहिरी टाइप जो लोग हैं वो भी यहाँ पे आए। फिर वहाँ पे पैसा भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ सारे, और अमेरिकन्स के कहने अमेरिकन टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल हुई। बल्कि बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसराइली असला जो था वो भी पाकिस्तान को मिला था, लेकिन वो इजिप्ट के अंदर, मिस्र और जॉर्डन में वो असला था और वहाँ से फिर उसको शिपमेंट करके तो अफगानिस्तान के अंदर इस्तेमाल हुआ था। और स्पॉन्सर अमेरिका कर रहा स्पॉन्सर अमेरिका कर रहा था सारा। तो ये सारा जो मामला था उस वक्त भी चलता रहा। लेकिन उसके बाद फिर जब दहशतगर्दी स्टार्ट हो गई तो सऊदीज़ को भी बड़ा नुकसान हुआ। फिर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे सऊदीज़ के जो पाकिस्तान के अंदर थे, अफ़गानिस्तान के अंदर थे, वो जो रॉयल फैमिली उसके ख़िलाफ़ थे, उन्होंने फिर उनके ख़िलाफ़ कैंपेन करना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता फिर सऊदीज़ जो है ना वो पाकिस्तान से दूर होते चले गए। ठीक है। लेकिन इस दूरी के बावजूद एक ताल्लुक कायम रहा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये धागा टूटा हो, क्योंकि सऊदीज़ को महसूस होता था कि पाकिस्तान कभी ना कभी हमारे लिए बड़ा अहम हो जाएगा। ठीक है। और इस दौरान पाकिस्तान ने एटमी तो पावर भी हासिल कर ली, एटम बम भी बना लिया और तमाम तर प्रेशर के बावजूद। बल्कि उस दौरान सऊदीज़ भी अमेरिकन्स के कहने पे पाकिस्तान को कहते रहते थे कि बाज आ जाओ यार, छोड़ दो ये स्कीम, किस काम में पड़ गए हो, ये नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने अपना ये मामला जारी रखा। और ये भी कहा जाता है कि जब शुरू में फंडिंग की ज़रूरत हुई थी तो इस फंडिंग में लिबिया ने भी बहुत साथ दिया था पाकिस्तान का, इराक ने भी किया था, सऊदीज़ ने भी किया था। लेकिन बाद में ये सारे पीछे हट गए थे क्योंकि अमेरिकन का जब प्रेशर आया तो उन्होंने मज़ीद फंड देने से इनकार कर दिया। तो और पाकिस्तान ने अपने फिर पैसे अपनी रकम से अपने पाँव पे बोझ डाल के उन्होंने ये कैपेबिलिटी हासिल की।
बहरहाल ये मामला चलता रहा। फिर उसके बाद ज़ाहिर है पाकिस्तान की इकॉनमी का बड़ा इशू बन गया और बहुत बड़ा रिसेशन आया पाकिस्तान के अंदर, बिलखसूस इमरान खान साहब के दौर में। और उस दौरान फिर थोड़ा सा रिलेशन हमारे ख़राब होने शुरू हो गए सऊदी अरब के साथ। पहला जो रिलेशन की ख़राबी थी वो मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में थी, जनरल राहील शरीफ साहब के दौर में। वो हुआ ये था कि उन्होंने यमन के अंदर फ़ौज भेजनी थी और उसके लिए कुछ मामलात सेटल हो रहे थे पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने शुरू में एग्री कर लिया कि ठीक है हम जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये एक सेकंड थाट आई कि क्योंकि ये शिया सुन्नी फसाद पैदा हो जाएगा और पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी कम्युनिटी है शिया, तो हमें उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमें सऊदी अरब के मामले में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो इससे फिर जब इनकार किया पाकिस्तान ने, बल्कि वो ये पार्लियामेंट में चला गया था मामला, और वहाँ पे पार्लियामेंट ने कहा था कि हमें किसी दूसरे मुल्क की हदूद के अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए। तो जब पार्लियामेंट रोकती है तो उसके बाद पाकिस्तान ने मदद कर ली, उस पर सऊदीज़ बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और मियां नवाज शरीफ साहब के साथ वो फासले पे चले गए, क्योंकि सब मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ था। उसके बाद फिर ये इमरान खान साहब का दौर आ गया, तो इमरान खान साहब के साथ बड़े जज्बाती थे शुरू में सऊदी से, बल्कि ये वली साहब भी बहुत ज़्यादा जज्बाती थे। लेकिन इमरान खान साहब से फिर 2-3 गलतियाँ हुई, क्योंकि इमरान खान साहब एक तो बुली करने के एक्सपर्ट हैं, उनका ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं है। तो एक मरतबा जब ये सऊदी अरब गए तो ये होटल में बैठे हुए थे, तो अब प्रिंस अभी इनसे मिल नहीं रहे थे, तो उन्होंने बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी वहाँ पे। तो वो वहाँ पे जो वेटर्स थे वो ज़ाहिर है उनके जासूस होते हैं, उन्होंने बता दिया जी इस किस्म की यहाँ पे ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है, तो वो बड़ी नाराज़गी का इज़हार किया गया। फिर सऊदी वलीअहद का जहाज़ लेके इमरान खान साहब यूएन में तकरीर करने के लिए गए अमेरिका, और वहाँ वापसी पे इनके साथ जो इनके अपने दोस्त थे वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने कहके लगाने शुरू कर दिए, सऊदीज़ की बेइज्जती करनी शुरू कर दी वहाँ बैठे-बैठे हैं, और ये बातें करना शुरू कर दी कि ये देखो किस किस्म के जहाज़, ये सोने के जहाज़ और सोने के वाशरूम हैं, और ये इसी वजह से ज़वाल आ गया इनका सारा है। तो कुछ 1-2 ज़्यादा नाज़ेबा बातें भी उन्होंने कर दी, तो वो ज़ाहिर है बग था, रिकॉर्ड हो गया। और सिर्फ रिकॉर्ड नहीं हुआ, इमीडिएटली वो जो खुफिया एजेंसी है सऊदी अरब की उसको भी पता चल गया। तो उन्होंने बड़ी नाराज़गी का इज़हार किया और कहा कि जी कनाडा में उस वक्त उड़ रहा था जहाज़, उन्होंने कहा जी वापस ले जाएँ और जाकर वाशिंगटन में उतार के आ जाएँ। तो अभी पाकिस्तानी एम्बेसी के लोग वाशिंगटन अपने सफारत खाने में वापस पहुंचे ही थे, तो उनको कॉल आ गई कि जहाज़ वापस आ गया और तमाम जो वफ्द है वो अब एयरपोर्ट के ऊपर उतर रहा है, तो आप जाने और आपका काम जाने। तो बहरहाल जो सारा उन्होंने मुसाफिर उतारे और जहाज़ चला गया, उन्होंने कहा जी ख़राब हो गया। तो पाकिस्तानी हुकाम ने भी ये कहा जी ख़राब हो गया था, जबकि एक्चुअल ये था कि इमरान खान साहब की जो बदज़ुबानी है उसकी वजह से ये हालात ज़्यादा ख़राब हुए थे। तो उसके बाद फिर इन्होंने प्राइवेट जो एयरलाइंस हैं उनमें सीटें लेके, तो ये वफ़्त बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान वापस पहुंचा, बल्कि कतर एयरवेज़ पे इमरान खान साहब को फ़र्स्ट क्लास सीट लेके दी, साथ उनके एमएस से, और बाकी जो वुज़रा थे वो बड़े खजल ख्वार होके वापस आए। तो इससे फिर बहुत ज़्यादा दरार आ गई, फिर घड़ियाँ इन्होंने बेच दी, वो खबर निकल आई, वो बड़े थोड़ा-सा बुरा मनाया गया कि यार इस कदर चीप होने की क्या ज़रूरत थी। तोहफा था। तोहफ़ा था ज़ाहिर है। अच्छा, फिर उसके बाद कैबिनेट के इजलास के अंदर इमरान खान साहब ने कह दिया कि हमारी तो वहाँ पे फ़ौज है, तो वो कब्ज़ा क्यों नहीं कर लेती। इस टाइप की वाहियात बात जो है ना इमरान खान से, वो फिर कोर्ट हो गई, और जब कोर्ट हुई तो उसके बाद बड़ा मसला बन गया और फिर इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ गए और उसको ठीक करने की कोशिश की जाती रही। जनरल बाजवा साहब ने बड़ी कोशिश की, लेकिन मामलात को बेहतर नहीं हुआ है। बल्कि एक वक्त ये भी था कि सऊदी अरब ने कुछ पैसे हमारे स्टेट बैंक में रखवाए हुए थे ताकि हम डिफ़ॉल्ट ना कर दें, तो सऊदी अरब ने पैसे भी मांग लिए थे वापस, और पाकिस्तान ने फौरी तौर पे चाइना से $1 बिलियन लेके वो वापस किए थे सऊदी अरब को, और इतना हालात ख़राब हो गए थे। उसके बाद फिर ज़ाहिर है दूसरी गवर्नमेंट आई, शहबाज शरीफ आए, उसके बाद इमरान खान साहब, और उस वक्त भी कोई हालात बहुत अच्छे नहीं थे, क्योंकि सऊदी अरब ये समझता था कि ये पैसे मांगने के लिए आ जाते हैं, और ये बात भी दुरुस्त थी, हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं था जब भी मांगने का। जाते थे उन्हें पता होता कि क्यों आ रहे हैं। फिर ये गवर्नमेंट आ गई, इस गवर्नमेंट में भी कोई बहुत ज़्यादा शुरू के अंदर कोई आइडियल हालात नहीं थे, क्योंकि क्योंकि सऊदीज़ ये समझते थे कि अमेरिका हमें गार्ड कर रहा है, जब अमेरिका है दुनिया का सुपर पावर है, वो जब हमारे पास है तो हमें दूसरे छोटे-छोटे मुल्कों की क्या ज़रूरत है। फिर उसमें जो सबसे मेन किरदार अदा किया है वो फिर मई की जो जंग है उसने किया, और उस जंग में भी सऊदीज़ भी हमें समझाते रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आगे ना जाओ यार, छोड़ो, इंडिया के पास बहुत असला है, ये बड़ा मारेगा, बड़ा फेंटा लगाएगा आपको। बल्कि एक मीटिंग के अंदर जो उनके नायब वज़ीर ख़ारिजा जहाँ पे आए थे, तो उसमें उन्होंने कहा था कि बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ें आप, बस ठीक है जो करना था कर लिया आपने। तो आर्मी चीफ ने कहा कि जी हम अपनी सलामती के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, इंडिया अगर हरकत करेगा तो हमने जवाब देने थे ना।
हम ठीक पीछे नहीं हटेंगे। तो उसके बाद वो वापस चले गए। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने जंगी, जिसको कहते हैं ना तोड़ी लगानी है पंजाबी के अंदर, वो ठीक ठाक रगड़ा लगाया इंडिया। वो जो रगड़ा था ना, उससे पूरी दुनिया की आंखें खोल दी। वो चाइनीज भी बड़े हैरान हुए कि यार ये कमाल लोग हैं। अमेरिका तो बिल्कुल शुस्तर रह गया कि ये क्या क्या लोग हैं। और साथ साथ अरब जो थे, उनके दिल में भी बड़ी मोहब्बत पाकिस्तान की जागी कि यार ये कमाल लोग हैं। तो ना इनके पास वसाइल हैं, $1 बिलियन $2 बिलियन के लिए IMF के सामने लेटे हुए हैं, लेकिन जब इंडिया का मुकाबला करने की बारी आती है तो ये उठने नहीं देते उसको। तो उससे फिर एक टेबल टर्न हुआ। और इसके अंदर मैं समझता हूँ कि एयरफोर्स और पाक फौज दोनों का कमाल है, क्योंकि ये सारी जंग जो थी फील्ड मार्शल ने लड़ी है या फिर एयर चीफ ने लड़ी है, और ये इस चीज़ को तस्लीम ना करना बड़ी ज्यादती हो गई। बिल्कुल सही। और शहबाज शरीफ साहब तो बेनिफिशरी है इसके। तो बहरहाल उसके बाद पाकिस्तान की बले बले होगी। फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब भी मिले, फिर चाइना ने जो स्वागत किया, फिर रशिया के साथ जो मामलात हुए, फिर ईरान के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हुए, फिर टर्की के साथ जो ताल्लुकात हुए, पूरी दुनिया के सामने है सारा। इस दौरान दो और बड़े वाकयात हुए जिन्होंने आने वाले दिनों में बड़ा मेन किरदार अदा किया। एक तो बांग्लादेश के अंदर तब्दीली आ गई, तो बंगालीज जो दोबारा पाकिस्तान के साथ जुड़ गए। अब आप ये समझो कि वो मशरकी पाकिस्तान है, वो सिर्फ बांग्लादेश नहीं है। बिल्कुल सही। तो उसका पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा हुआ। फिर जो इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, तो उसमें पाकिस्तान का किरदार हैरान कुन था। यानी कि कोई मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर मुल्क नहीं बोला कि उसने ईरान का साथ नहीं दिया, पाकिस्तान ने खुल के साथ दिया। ना सिर्फ खुल के साथ दिया, बल्कि उनको बहुत सारी टेक्निक्स भी बताई कि आपने क्या करना है। और ये भी कहा जाता है जो यूरेनियम बचाई है ईरान ने, वो भी पाकिस्तान के मशवरे से, कि पाकिस्तान ने उनको कह दिया था कि जनाब फौरी तौर पर निकालें यहाँ से, इसके ऊपर हमला होना ही होना है। तो वो जो रीडिंग थी उसने भी उसको सलामती कौंसिल का इजलास बुला इजलास लिए, बुला उनके लिया उसके सदूर को डायरेक्टली कॉल की, मिलने गए, मिलने कुछ नहीं, कोई कसर नहीं छोड़ी पाक, और इतना कोई मुल्क नहीं है। और इसके साथ साथ फिर जो अफगानिस्तान के साथ निपटा पाकिस्तान ने अकेले ही, यानी पूरी दुनिया में रोकती रहेगी, लेकिन जो हमने खड़काया वहाँ पे जो एयर स्ट्राइक्स भी किए उसके अंदर, तो पाकिस्तान किसी जगह पे ना पीछे नहीं हटा। तो इस पता चला कि इनके अंदर बड़ी ताकत है, जब ये खड़े होते हैं तो फिर खड़े होते हैं। फिर उसके बाद ये जो असल जो टेबल टर्न हुआ है वो कतर के ऊपर हमले पे हुआ है, कि किसी ने तस्वर भी नहीं किया था कि कतर के ऊपर हमला हो जाएगा, और वो भी अमेरिका के होते हुए, अमेरिका के वहाँ पे अड्डे के होते हुए, जिसमें 10,000 सोल्जर हैं उनके, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कतर के पास और फिर अमेरिकन के पास, और जो इसराइलियों ने किया है, और फिर उसके बावजूद वो शर्मिंदा होने पे नहीं मजबूर हो रहे, इसके बावजूद वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं हो रहे, और वो मुसलसल कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ेंगे। तो उससे अरबों को महसूस हो गया कि अभी आगे बढ़ेगा, और क्योंकि ये ग्रेटर इसराइल बना के रहेंगे, और ग्रेटर इसराइल के अंदर ये सारे मुल्क शामिल हैं, तो इस वक्त फिर उन्हें एक ताकतवर मुल्क चाहिए जो फौजी लिहाज से बड़ा ताकतवर हो। तो इस वक्त पूरे आलम इस्लाम में सिर्फ दो मुल्क ऐसे हैं जिनको फौजी लिहाज से ताकतवर मुकम्मल मुल्क कह सकते हैं। एक टर्की है, दूसरा पाकिस्तान है। माशाल्लाह। लेकिन टर्की के पास एटमी पावर नहीं है। पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, और न्यूक्लियर पावर बड़ी तगड़ी न्यूक्लियर पावर है, ऐसी मतलब फजूल किस्म की न्यूक्लियर पावर नहीं है, जिसके पास टेक्टिकल वेपन्स है। तो इसके साथ साथ सऊदी अरब को महसूस हो गया है, बल्कि पूरे अरबों को महसूस हो गया है कि अगली बारी हमारी है, और हमने अगर बचना है, और हमने अगर अपने मुकद्दस मकामात को बचाना है जो पूरे आलम इस्लाम के लिए बड़े मुकद्दस हैं, तो फिर हमें एक तगड़ी फौज चाहिए। तो ये जो मुआहिदा हुआ है, इस मुआहिदे के अंदर 3 एलिमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो कसीरुल जहती मुआहिदा कहते हैं। कसीरुल जहती मुआहिदे से मतलब है हर किस्म की चीज़ इसके अंदर होगी। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दिफा कर रहे हैं, कि आप ज़ाहिर है पाकिस्तान की इकॉनमी को भी बूस्ट करना पड़ेगा आपको। अगर पाकिस्तान की इकॉनमी मजबूत नहीं है तो आप दिफा कैसे कर सकेंगे। और फिर ट्रेड है इसके अंदर, फिर इसके अंदर सियाहत है इसके अंदर, फिर बॉर्डर जो है वो साफन होंगे सऊदी अरब और पाकिस्तान के, वो हैं। फिर इसके साथ साथ 2 मुकद्दस तरीन शहर जिनकी हिफाजत ज़ाहिर है पूरे आलम इस्लाम को करनी चाहिए, उसकी मुकम्मल सिक्योरिटी जो है सऊदी अरब में, यानी कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा, इन दोनों की पाकिस्तान को मिल रही है। चौधरी साहब, कोई फिर प्रश्नों की यहाँ पे तो बात ही नहीं ना, मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा की सिक्योरिटी मिल जाना इतनी बड़ी इज्जत है। और इसमें कोई शक नहीं, और इसमें कोई मेरा ख्याल है ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात बड़े है कि एजाज़ पूरे आलम इस्लाम में सिर्फ पाकिस्तानी फ़ौज को ये हैसियत दी जा रही है, अहमियत दी जा रही है कि वो अपने मुकद्दस तरीन शहरों की हिफाजत करे। फिर इसके साथ साथ रॉयल फैमिली जो है उसकी हिफाजत, पहले भी सिक्योरिटी पाकिस्तान के पास ही थी अनडिक्लेयर्ड, लेकिन अब तो डिक्लेयर्ड हो जाएगी। फिर ये है कि हमारी फ़ौज वहाँ पे जाएगी और वहाँ पे लोगों को ट्रेन करेगी। इक्विपमेंट जो होगा वो सऊदीज़ का होगा, और उसको चलाएंगे, इस्तेमाल पाकिस्तानी फ़ौज करेगी। फिर जो जो
F-15 उनके पास है जो पाकिस्तान को आज तक नहीं मिले, वो जहाज भी पाकिस्तान लेटेस्ट इस्तेमाल कर सकेगा। लेटेस्ट इक्विपमेंट बहुत अच्छा। इक्विपमेंट तो बहुत ही अच्छा है उनके पास, क्योंकि ज़ाहिर है 78% तो अमेरिका से वो खरीदते हैं। अब अमेरिका के साथ उनके मुआहदे हैं कि ये किसी और को टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, तो टेक्नोलॉजी तो नहीं दी जा रही, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए तो आप किसी को भी बुला सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के इंजीनियर्स या उनके पायलट्स को आप ये फैसिलिटी ना दें। तो अब पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो उनकी एयरफोर्स के साथ मिलकर काम करेगी, पाकिस्तान की नेवी सऊदी अरब की नेवी के साथ मिलकर काम करेगी, पाकिस्तान की बड़ी फौज और सऊदी अरब की बड़ी फौज के साथ मिलकर काम करेगी। और साथ साथ अब ये क्योंकि दो तरफा है, तो अब इंडिया अगर कुछ छेड़छाड़ करता है तो सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा हर लिहाज से। अब सवाल ये है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को क्या क्या दे सकता है। देखो सऊदी अरब माशी तौर पे बहुत मजबूत मुल्क है, तो माशी लिहाज से पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकता है। जहाँ पे पाकिस्तान को असलहे की ज़रूरत है तो वो हमारी सॉवरन गारंटी दे सकता है, वो हमारे लिए पैसे दे सकता है। और इसके साथ साथ जो आयल है उसको वो पाकिस्तान को इस मामले में खुशहाल कर सकता है, ताकि पाकिस्तान को सस्ता आयल भी मिले और टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान के अंदर आए आयल एक्सप्लोरेशन के। और पाकिस्तान अगर आयल अपना निकाल लेता है तो बहुत। दूसरा ये है कि जो मिनरल्स हैं उसके अंदर सऊदी अरब जो है बहुत मेन किरदार अदा कर सकता है। फिर ह्यूमन रिसोर्स जो सऊदी अरब को चाहिए, उनके नए नए शहर बन रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स पाकिस्तान का वहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आज अगर इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त सबज परचम लहरा रहे हैं और सारा ब्लू एरिया इसको सबज किया गया और जश्न मनाया जा रहा है, तो पाकिस्तान वाकई इस जश्न को डिजर्व करता है। इस स्पेशल ऑर्डर्स हों। ये स्पेशल और ये बड़ा मेन पाकिस्तान के हाथ एक कैच आया है जिससे पाकिस्तान अपने आप को ठीक कर सकता है। और इसके अंदर जाहिर है हमें फील्ड मार्शल को वाकई दाद देनी पड़ेगी, ये उनका कमाल है। और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जिन्होंने यहाँ तक पाकिस्तान को पहुँचाया, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात। अब सवाल अगला ये है आपका कि क्या कतर, सवाल मैंने करना है। मुझे पता है इससे पहले मैं पूछूंगा। दिल पे लगे यार मैं को उस वक्त से बोली जा रहा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ बैठ सुन रहा हूँ सिर्फ। चले ठीक है। चलो। अच्छा, एक चीज चौधरी साहब ये है कि जो प्रिंस सलमान है इन पे अब तक काफी कातलाना हमले भी हो चुके हैं, उन्हें अपनी सिक्योरिटी का भी मसला सामने नजर आ रहा है। दूसरी साइड पे जो इजराइल है, इजराइल का अगर आप देखते हैं तो कतर में इनके जासूस पकड़े गए, ठीक है, जो इंडियंस थे, इंडियन नेवी के थे, जिन्हें बाद में सजाए मौत हुई और उनके अमीर ने माशाल्लाह माफ भी कर दिया बाद में, ठीक है। प्लस ईरान के साथ जो हुआ, ईरान में मुसाद की और इंडिया की जो प्रेजेंस थी उसकी वजह से इंडिया भी बड़ा बैकफुट पे हुआ और इसराइल की वजह से जो अमेरिका है उसे बैकफुट पे होना पड़ गया पीछे। तो इन तमाम चीजों को मिलाकर अगर देखें तो इसी की वजह से पाकिस्तान की अहमियत सबसे ज्यादा बढ़ रही है। पाकिस्तान की जो अहमियत है ना, बड़ी सिंपल सी बात है, जो हमने मई में किया था, जिस तरह हम अपने पाँव पे खड़े हुए, ये सारे का सारा उसकी बरकत है। और अल्लाह ताला ने को खास करम किया है, खास फजल किया उसने। को होता है ना जैसे रहम आ जाना एक मुल्क के ऊपर, तो अल्लाह ताला को रहम आ गया पाकिस्तान के ऊपर। उसने कोई ऐसी इज्जत रखी है और उसके बाद ऐसी इज्जत बनाई है पूरी दुनिया में कि जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे ना कि ये जो मुल्क है ये पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को कभी लीड करेगा। तो मेरा ख्याल है वो टाइम आ गया है कि जो वाकई हमारा एक लीडरशिप का किरदार है जो अब हमें नज़र भी आ रहा है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान कतर की सिक्योरिटी भी लेगा? कतर की सिक्योरिटी हमारे पास नहीं है कि कतर की सिक्योरिटी जो टर्की के पास जाएगी, क्योंकि उससे पहले भी जब सऊदी अरब के साथ उनका फटा था तो 5000 सोल्जर्स टर्की ने दिए थे जिससे कतर बचा था। तो कतर जो है वो सऊदी अरब की तरफ जा रहा है और सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। और उसके साथ साथ जो बाकी इस्लामी मुल्क हैं, अनकरीब आप देखिएगा कि यूएई के साथ भी पाकिस्तान का मुआहिदा होने वाला है। तो जो यूएई के साथ भी मुआहिदा होगा तो पाकिस्तान का एक गोल्डन टाइम स्टार्ट हो रहा है। और मेरा ख्याल है इसके ऊपर पूरी कौम को शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह ताला के सामने सरबसजूद भी होना चाहिए। ठीक है। चौधरी साहब, एक चीज़ मुझे बताइएगा, ईरान जो है जिसके साथ पाकिस्तान का बहुत अच्छा ताल्लुक है, ऑल्दो के ईरान की मीटिंग करवाई सऊदी अरब से चाइना ने, तब भी ताल्लुकात कुछ बेहतर हुए और ईरान से डरता था हमेशा सऊदी अरब। अब सऊदी अरब को यह भी एज होगा कि ईरान की वजह से, मतलब ईरान और पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन की वजह से अब उन्हें ईरान से भी कोई खतरा नहीं। अब दो मुश्तरका दुश्मन है ना जी, एक देखो सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के साथ इख्तलाफ, और ये 1500 साल पुराना इख्तलाफ है, आज का इख्तलाफ नहीं है। तो अब इसके इख्तलाफ के दरमियान मसलन दो मुखालिफ लोग हैं लेकिन दुश्मन इनका कामन हो गया है। वो इसराइल है, वो ईरान के लिए भी मुश्किल है और सऊदी अरेबिया के लिए भी मुश्किल पैदा कर रहा है। लिहाजा अब ये दोनों भाई भाई हैं और इनको भाई भाई बनाने में पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। कतर के अंदर भी जो ईरानी प्रेसिडेंट की मुलाकात हुई है प्रिंस के साथ, वली अहद के साथ, वो पाकिस्तान का बड़ा उसके अंदर मेन रोल था। ठीक है। फिर चाइना के साथ भी अब ये ताल्लुकात पैदा होंगे सऊदी अरेबिया के, और उसमें पाकिस्तान मेन किरदार अदा करेगा, क्योंकि इस वक्त अगर सोल प्रोप्राइटर है कोई या मेन डीलर है चाइना का तो वो पाकिस्तान
पाकिस्तान है। ठीक है। तो अब अगर आप पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं तो इसका मतलब चाइना के साथ भी आपके ताल्लुकात एडजस्ट हो जाएं। ठीक है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका इसको आसानी से हजम कर जाएगा? नहीं। अब मुझे लगता है कि सऊदी अरब के साथ साथ भी उसके ताल्लुकात ख़राब होंगे और पाकिस्तान के साथ भी ख़राब होंगे। पूरे लेकिन मशरिक फ़र्क कोई नहीं पड़ता शो पाकिस्तान साहब, को। पूरे मशरिक वुस्ता में आखिरी सवाल है आपसे, पूरे मशरिक वुस्ता में अमेरिका का किरदार अब आपको क्या नजर आता है? अब मेरा ख्याल है बैकफुट पे जाएगा। अब उसको ये फैसला करना पड़ेगा कि उसने मुस्लिम वर्ल्ड को के साथ ताल्लुकात रखने हैं या इसराइल के साथ रखने हैं। तो मुझे लगता है कि अमेरिका को न्यूट्रल होना पड़ेगा इस ठीक है। सारे मामले में, क्योंकि अगर वो इसराइल के साथ खड़ा होता है तो ये जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो अब अमेरिका के हाथ से निकल जाएगी और बिल्कुल ऑप्शन मुस्लिम वर्ल्ड के पास चाइना की शक्ल में बहुत बड़ा है। तो बिल्कुल ये ठीक। आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप को या अपनी ट्यून बदलनी पड़ेगी या फिर उसे अपने दुश्मनों में इजाफा करना पड़ेगा। तो 25 सितंबर या 26 सितंबर 2 दिनों में मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ इनकी मुलाकात है डोनाल्ड ट्रंप की। अब उसमें देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन उस मुलाकात में भी आर्मी चीफ साथ होंगे। बिल्कुल ठीक है। तो नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग देखा, यकीनन बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। तो मोदी के लिए एक पैगाम है। मोदी साहब नहीं, अब बस हमें नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा, अब हमें इलाके के चौधरी, ठीक है, तो जरा तमीज से